उसके बावजूद सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों ने अनिल शर्मा जी को विधानसभा भेजा और भारी मतों से जिता कर भेजा। 5 साल का कार्यकाल सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों ने अनिल शर्मा जी को दिया। अगर अनिल शर्मा जी ने मंच में जो बात बोली वो इसके उपरांत थी कि मुख्यमंत्री पहली बार मंडी से बने हैं, तो अगर विकास में आपका सहयोग मिले तो विकास की गति जो है वो तीव्र गति से बढ़ सकती है। परंतु ये दायित्व तो मुख्यमंत्री जी का है कि उन्होंने अनिल शर्मा जी का साथ देना है कि नहीं। आप जानते हैं रामस्वरूप शर्मा जी भाग्य के खारे हैं। जो व्यक्ति ने जिला परिषद में 45 वोट लिए वो 4 लाख से भी जीत जाते हैं। परंतु उनको ऐसा नहीं भूलना चाहिए कि उनका क्या दायित्व बनता है। आए दिन वो कोई ना कोई टिप्पणी करते हैं। अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री जी रोहतांग टनल के लिए आए तो मंच में सभी का नाम लिया सिवाय उनके। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो बैठा। तो भारतीय जनता पार्टी में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नजरों में रामस्वरूप जी की क्या अहमियत है उससे पता चलती है। उन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में भी कहा कि महेंद्र सिंह जी का खौफ है अनिल शर्मा जी को। मैं कहना चाहता हूं आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, अनिल शर्मा जी जो हैं आपकी तरह नकली ब्राह्मण नहीं है, परशुराम की तरह पक्के ब्राह्मण हैं। वो विकास करने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ना उन्होंने आज तक महेंद्र सिंह जी के इलाके में आके कोई हस्तक्षेप किया, परंतु समय समय पर महेंद्र सिंह जी का जो हस्तक्षेप है सदर चुनाव क्षेत्र में रहा। उसके उपरांत भी उन्होंने कभी कोई द्वेष भाव से महेंद्र सिंह जी के खिलाफ कोई काम नहीं किया। जहां अनिल शर्मा जी 6 बार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से नहीं डरे तो उन्होंने महेंद्र सिंह जी से क्या डरना। एक बात और उन्होंने कही कि मुख्यमंत्री जी जो है मंडी के विकास के लिए, सदर के विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। अभी 3 साल आए और जाने वाले हैं, कुछ ही महीने का समय रह गया है, 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सदर क्षेत्र का विकास जो है कब शुरू होगा और कब इसके जो है रंग हम देख पाएंगे विकास के। उन्होंने ये बात भी बोली कि पंचायती राज चुनाव आने के उपरांत ही अनिल शर्मा जी सक्रिय हुए हैं। सदर चुनाव क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पूरे राजनीतिक जीवन में अनिल शर्मा जी ने आज तक कभी पंचायती राज के चुनाव में दखलंदाजी नहीं की। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ना पीछे कभी अनिल शर्मा जी ने इसमें दखलंदाजी की है और ना भविष्य में करेंगे। जोगिंदर नगर में होता होगा, मंडी सदर चुनाव क्षेत्र के हल्के में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पंचायती राज चुनाव में दखलंदाजी की। साथ ही साथ आए दिन रामस्वरूप शर्मा जी ये बात बोलते हैं कि मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है माननीय जयराम जी की देन है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर ही क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए फंड आ गया था और केवल इस कैबिनेट की तरफ से एक नियुक्ति हुई है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की मंडी के लिए। तो अगर इसमें यह बात बोल देना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण कमलों के माध्यम से ही मुमकिन हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये बात ठीक नहीं है। साथ ही साथ मैं ये बात को दोहराना चाहता हूँ कि सदर चुनाव क्षेत्र में रामस्वरूप शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी को 27,000 वोटों की लीड मिली। उस 27,000 वोटों की लीड का ये परिणाम है आज कि कोटली के लिए जो कॉलेज कांग्रेस सरकार में घोषित हुआ था, आज उसको 4 वर्ष हो चुके हैं। 28 लाख रुपए की जो पहली किस्त थी वो जो है मेरे को एक्शन साहब की जानकारी के माध्यम से वो जो है सराज को ट्रांसफर की गई है और फंड जो है डाइवर्ट किए गए हैं। आज कॉलेज की बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक पत्थर तक वहां पे नहीं लगा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस दल को इतना बढ़ोतरी मिली हो मतों में, वो ऐसा भेदभाव क्यों सदर चुनाव क्षेत्र के साथ कर रही है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक पावर प्रोजेक्ट अनिल शर्मा जी ने
अपने कार्यकाल के अंतर्गत कोटली में दफ्तर खुलाया था। 191 मेगावाट का प्रोजेक्ट था और उनका उद्देश्य यह था कि वहाँ पे रोजगार के साधन बने युवाओं के लिए और वहाँ पे जो रीजनल डेवलपमेंट है वो हो सके। परंतु मुझको खेद होता है इस बात से, ये चिट्ठी मेरे पास उपलब्ध है, आप चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। इसमें चिट्ठी में बड़े साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आदरणीय श्री राम स्वरूप शर्मा जी ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के बोला है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये SJVN को दे दिया जाए। अब आप खुद ही अनुमान लगाएं कि सेंटर को ये प्रोजेक्ट देने का क्या औचित्य बनता है। यहाँ पे स्टेट के पास ये रहता तो स्टेट का भी भला होता और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी भला होता। तो मैं सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस उत्साह के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, उसके विपरीत परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ के विकास को रोकने में लगी है, यहाँ की गति को रोकने लगी है। अब मैं आना चाहता हूँ एक मुख्यमंत्री जी का पेट प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको कहा जा सकता है, जो कि बल चुनाव क्षेत्र में उन्होंने प्रपोज किया है। जो आप जानते हैं 2150 मीटर का रनवे जो प्रपोज किया गया है, जिसमें ATS 72 सीटर जो है जहाज उतरेगा। अब मैं नहीं जानता हूं कि ये वास्तविकता में मुमकिन है कि ये केवल मात्र एक जुमला है, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो बल में जो जमीन है उपजाऊ है, उसमें एयरपोर्ट नहीं बन सकता, और कभी कहते हैं कि वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज जब चाइना जो है भारत की सीमाएं लांघकर अंदर घुसा हुआ है, तो मेरी समझ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नहीं, परंतु डिफेंस का एयरपोर्ट जरूर यहाँ पे बन सकता है। और इसके लिए जो है हालात बिल्कुल अनुकूल हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी चाहें और अगर इनकी पॉलिटिकल विल हो तो ये जो है एयरपोर्ट यहाँ पे मंडी में बन सकता है। हमारी इच्छा तो ये थी कि 3150 मीटर का रनवे बनता, जिसके माध्यम से भविष्य में भी जो टूरिज्म बढ़ेगा, प्रदेश के अंदर आवाजाही बढ़ेगी, उसका लाभ यहाँ के लोगों को हो सकता, परंतु ऐसा हो नहीं सका। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना ये ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करें। मेरी राजनीति की शुरुआत नहीं हुई है, परंतु मैं शुरुआत करने से पहले ही समाप्त कर दूंगा सम्मान में, अगर आप 2 वर्षों में ये एयरपोर्ट मंडी में बना कर देते हैं। आप जानते हैं कि एक इन्वेस्टर मीट भी इस सरकार के माध्यम से रखी गई। 3 करोड़ रुपए एक्सचेकर का पैसा उसमें लगा। यामिनी गौतम जी को बुलाया गया, अभिनेत्री को, उनको 10 लाख रुपए दिए एक बुके पकड़ाने के लिए। कहा गया कि हिमाचल में बहुत बड़े निवेशकर्ता आएंगे। अब इस बात को 1 वर्ष से अधिक हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कितने निवेशकर्ता जो हैं प्रदेश के अंदर आए हैं और कितना पैसा जो है प्रदेश के अंदर आया है जो लोगों के हितों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक फ्लॉप इन्वेस्टर मीट रही वो, सरकार का पैसा भी बर्बाद हुआ और कोई नतीजे भी नहीं आए। सरकार का आपको याद है अपने घोषणा पत्र में उन्होंने फैक्टर 1 फैक्टर 2 देने की बात की थी। आज वो फैक्टर 1 फैक्टर 2 कहाँ है, मैं सरकार से इसकी जानकारी चाहता हूं कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो बात लोगों को भरोसा देके दिलवाई थी, विश्वास करके उनको बोला था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, आज वो स्थिति कहाँ है और किस क्षेत्र में उन्होंने दी, इसकी जानकारी भी सरकार दे। आपको पता है यहाँ पे हमारे चुनाव क्षेत्र में 4 लेन का काम चला हुआ है, जिसमें पंडो, सियोग, जागर के पंचायतें लगती है। खेद होता है इस बात से कि इस 4 लेन के जो काम है, अधिकांश लोग जो जिनको काम मिले हैं वो सराज चुनाव क्षेत्र के हैं। सदर चुनाव क्षेत्र के युवाओं को इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ। और जब अनिल शर्मा जी ऊर्जा मंत्री थे तो
उस समय की भी स्थिति थी कि उनके कथा प्रयासों के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन नहीं मिले। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, आपको पता है विक्रमादित्य जी ने ये बात बोली कि अगर सरकार 5 काम गिनवा दे अपने 3 साल में जो उन्होंने किए तो वह 1000 रुपये इनाम देंगे। मैं उनका दाम बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूँ कि मैं स्वयं से 2000 रुपये दूंगा अगर कोई ये बता दे कि 5 साल में सरकार ने क्या काम किए। पूरे तरीके से सरकार फ्लॉप रही है, ना विकास के काम कर पाई है, ना कोई विजन लोगों के आगे दर्शा पाई है, और एक तरीके से लोगों को ठगने का काम किया है। आपको पता है IMF चीफ जो है उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो बांग्लादेश से भी गई गुजरी है, और अगर इस स्थिति को सुधारना है तो एक फाइनेंशियल पैकेज जो है सरकार का लोगों के लिए होना चाहिए ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसकी स्थिति सुधर सके। आप जानते हैं धर्मशाला जैसे क्षेत्र जहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा है वहाँ पे पर्यटन की स्थिति सुधरने लगी है। शिमला क्योंकि चंडीगढ़ के नज़दीक है तो वहाँ पे भी पर्यटन आ रहा है, परंतु मनाली के अंदर आज की स्थिति ऐसी है कि सड़कों की दयनीय स्थिति है और पर्यटन जो है मनाली तक नहीं पहुँच पा रहा है। उसके अंदर बहुत सारे होटलियर्स हैं जिन्होंने कर्जा लेके होटल बनाए हैं। आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि ना वो बैंक का कर्जा दे पा रहे हैं और ना उस टूरिज्म इंडस्ट्री को कंटिन्यू रख पा रहे हैं। रोहतांग टनल बनने के उपरांत पर्यटन की बहुत अच्छी वहां पे स्थिति बन सकती है। इसके उपरांत प्रदेश सरकार को कोई फाइनेंशियल पैकेज जो है होटलियर्स के लिए वहां पर निर्धारित करना चाहिए। और आप जानते हैं कि क्योंकि लाहौल स्पीति का टनल बन चुका है तो वहां पे भी टूरिस्ट जो है घूमने फिरने जा रहा है, तो वहां पे भी मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहां पे प्रयत्नशील काम किए जाएं ताकि जो वहां की आबो हवा है वो खराब ना हो पाए। मैं कोविड-19 की बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं हमारे राज्य के अंदर सरकार स्वयं को ही नहीं बचा पाई इस बीमारी से तो वो औरों को क्या बचाएगी। जहां दिल्ली जैसे राज्यों के अंदर हाइड्रोक्सीन दवाई पेशेंट्स को दी जा रही है और जो सीरियस पेशेंट है उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है, उसके विपरीत यहाँ पे हिमाचल में हम जो है काढ़ा पिला के ही हमने टाइम पास कर रखा है। पूरे तरीके से सरकार का इसमें फेलियर रहा है, ना वो लोगों को सही ढंग से गाइड कर सकी, को बीमारी से रोक सकी। अगर सरकार स्वास्थ्य घोटाले से ज्यादा लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचती तो मैं समझता हूं कि जो कहीं यहाँ पे हादसे हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई प्रदेश के अंदर, अगर सही इलाज मिलता तो उसको भी सीमित रूप में रोका जा सकता था। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने स्वास्थ्य घोटाले के लिए CBI जांच की मांग की थी, आपको याद होगा, परंतु आज डेट तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी का दफ्तर सीधे रूप से उसके अंदर इन्वॉल्व था और इसकी पारदर्शिता से जांच होना जरूरी है क्योंकि प्रदेश के इनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने स्वयं इच्छा से इस्तीफा दिया। और क्या सरकार छुपा रही है, क्यों छुपा रही है, कौन बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, प्रदेश की जनता को यह हक है जानने का। और मैं स्वयं फिर से इस मामले में जो है CBI जांच की मांग करता हूं ताकि प्रदेश के लोगों को ये विश्वास हो सके कि प्रदेश सरकार ने उनके साथ कोई ऐसी विपदा के समय में कोई भेदभाव की परिस्थिति नहीं पैदा की है। अनुराग ठाकुर जी का जन्मदिन है, मैं आपके माध्यम से उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 कल में वो प्रदेश के अंदर आए थे तो उन्होंने कहा था कि अरबों के हिसाब से जो है आदरणीय मोदी जी की सरकार ने प्रदेश को पैसे दिए हैं, परंतु वो अरब पैसे कहाँ हैं, क्योंकि वो वित्त मंत्री हैं, उनको ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी इसकी। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसमें जो है प्रकाश डालें।
साथ ही साथ एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ HPCC मेरी एक इच्छा है, क्योंकि 2 वर्ष हमारे चुनाव को रह गए, विधानसभा के चुनाव को, एक युवा होने के नाते मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र बने उसके अंदर 3 लाख जो है नौकरियों देने का प्रावधान कांग्रेस पार्टी करे, और जो ओल्ड पेंशन हमारी बंद की गई थी उसको बहाल करने के लिए जो रिटायर्ड जजेस हैं और फॉर्मर IAS ऑफिसर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके इसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष से और जो दिल्ली में हमारा आला कमान है उनसे भी इस बारे में चर्चा करूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि ये हमारे घोषणा पत्र के अंदर हो, क्योंकि 3 लाख नौकरियां देना प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रीकल्चर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, फ्लोरिकल्चर के माध्यम से, स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से और टूरिज्म के माध्यम से, ऐसा अगर हम सारी इंडस्ट्री के अंदर नौकरियों का हम प्रावधान करें तो ये कार्य नामुमकिन नहीं है। आज बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। मैं एक युवा होने के नाते चाहूंगा कि जो एक गति से राजा वीरभद्र सिंह जी ने काम किया था पिछली सरकार में, जहां स्कूल मांगे वहां कॉलेजेस दिए, उसी गति को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं को रोजगार दे सके और विकास कर सके। साथ ही साथ एक जो शिलान्यास की पट्टिका जो हमारी रोहतांग टनल से गायब हुई है, मैं उसके लिए भी कड़े शब्दों में सरकार की निंदा करता हूं, क्योंकि ये एक इतिहास का एक हिस्सा है। जब उस समय मैंने एक बात कही कि पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टनल को निर्माण करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के साइबर बुलिंग जो उनकी एक टीम रहती है उन्होंने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। मैं और मेरे से कम उम्र के जो व्यक्ति थे जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, उन्होंने इस बात को नकारा। तो मैं ये निवेदन करूंगा प्रदेश सरकार से कि जो हमारा इतिहास है उसको बदलने का प्रयास ना किया जाए। जिन्होंने शिलान्यास किया था उनको भी उनका अधिकार मिले, और जो प्रदेश के अध्यक्ष ने मांग की है कि 15 दिन के अंदर वो पत्थर वापस वहां पे लगाया जाए, उस मांग पे मैं और जोर भरते हुए प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश की शांति और एकता को बनाए रखते हुए जो इतिहास है उसको ना कुरेदने की कोशिश की जाए, और वो जो पट्टिका है उसको वापस वहां पे। अनिल शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के माध्यम से ऐसा लगा कि उन्होंने बात बोली कि अनिल शर्मा जी को पूरा मान सम्मान मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ऐसा एक क्षेत्र बता दें, एक विधानसभा क्षेत्र बना दें भारतीय जनता पार्टी का, जहां उनके विधायक के ऊपर 5 मेंबर की जो है एक टीम बैठी हो। ये एकमात्र क्षेत्र है सदर चुनाव क्षेत्र जहां पे विधायक के ऊपर 5 लोगों की टीम बनाई गई और कहा गया कि आपके कहने पे ही जो है संबंधित क्षेत्र में विकास होगा, ट्रांसफर भी आपके कहने पे होगी। एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अनिल शर्मा जी को सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों ने दिया है उसको छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, चाहे वो कांग्रेस का पार्टी का विधायक हो, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, जब कोई मुख्यमंत्री उनके चुनाव क्षेत्र में आता है या कोई सरकार का बड़ा कर्मचारी उनके क्षेत्र में आता है तो प्रशासन की तरफ से उनको इनवाइट आता है, परंतु अनिल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, मंत्री का कार्यक्रम हो, प्रशासन की तरफ से कोई बुलावा नहीं आता। और अगर अनिल शर्मा जी बिन बुलावे किसी कार्यक्रम में पहुंच जाए तो वहां पे बैठने का स्थान नहीं है। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री रणिया जी, उनकी आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा कि ये परिवार अगर सुविधा की राजनीति करते तो मंत्रिमंडल से कोई इस्तीफा नहीं देते। हमारी सुविधा की राजनीति नहीं है, संघर्ष की राजनीति है।
पंडित सुखराम जी के जो सिद्धांत है उसकी राजनीति है कि जो समय आपको मिला है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कैसे विकास कर सके, कैसे लोगों के हित के कार्य कर सके। आदरणीय श्री रनिया जी, इन्होंने आज तक एक वार्ड पंच का भी चुनाव नहीं लड़ा, परंतु आए दिन जो है ये बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक पाठ सिखाते रहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 3 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आप तो मुख्यमंत्री के बहुत नजदीकी हैं, आप 3 काम बता दीजिए जो आपने सदर चुनाव क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कराए। मैं एक और बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो एनएच हमारा मंडी से कोठी होते हुए हमीरपुर जा रहा था, उसके लिए मैं आदरणीय गडकरी जी का धन्यवादी हूं कि पंडित सुखराम जी के एक बार जाने पे उन्होंने 100 करोड़ की धनराशि इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त की थी। आज इस बात को 2 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज तक इसको लैंड एक्वायर करने की प्रशासन को गाइडलाइन केंद्र से थी कि इसको लैंड एक्वायर किया जाए और इसका पूरा रोड मैप बना के उनको प्रस्तुत किया जाए, परंतु इसमें आज तक 1 रुपए का कार्रवाई नहीं हुई। आज पंडित सुखराम जी की ऐसी सोच थी कि जहां आज हम फाइनेंशियल दिक्कत से गुजर रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्ट गतिशील तरीके से इसको शुरुआत हो जाती तो 3 कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, 3 कॉन्ट्रैक्टर को देकर सब कॉन्ट्रैक्टर को, छोटे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको काम मिल सकता था। कटिंग का काम है, डंगे लगाने का काम है, जिसके माध्यम से लोगों का रोजगार जो है उसके लिए एक सुविधा बनती। एक अच्छी सोच पंडित सुखराम जी की रही थी, परंतु केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी से हैं, 3 वर्ष का कार्यकाल इनका समाप्त होने वाला है। सराय चुनाव क्षेत्र धर्मपुर को छोड़कर अन्य किसी भी चुनाव क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी आज स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, उसके लिए मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं और उनको शीघ्र ठीक होने के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक विपक्ष होने के नाते हम तो, हमारे लिए तो बहुत अनुकूल स्थिति है, परंतु हम चाहते हैं कि ये जो मौका मिला है ये हाथ से ना जाए। आप सब पत्रकारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ आप जो हमारे काम है उसको उजागर करें, ताकि एक मौका जो हमको मिला है विकास कराने का क्षेत्र में, उसका पूरा लाभ हम उठा सकें। आज अखबार के माध्यम से मैं एक बात पढ़ रहा था जिसमें ये बात बोली गई है कि सदर चुनाव क्षेत्र से मुझको चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। मैं सिरे से इस बात को खारिज करता हूं, ना ही मैंने सदर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। अनिल शर्मा जी ने पहले ही इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर लोग चाहेंगे तो वो चुनाव लड़ेंगे और अगर लोग नहीं चाहेंगे तो वो उपयुक्त उम्मीदवार यहाँ से ढूंढ सकते हैं, पर किसी भी रूप में मैं सदर चुनाव क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कोई चुनाव लड़ेगा तो अनिल शर्मा जी लड़ेंगे। और इस बात आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप कह रहे हैं अनिल जी चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से, कांग्रेस की, बीजेपी? ये फैसला उनका है। अगर उन्होंने कांग्रेस से लड़ना है तो आपने आज प्रदेश वो अखबार में देख लिया है, उन्होंने उनको स्वागत किया है पार्टी के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे प्रताड़ित करती रही, ऐसे करती रही, तो फिर अनिल शर्मा जी के खिलाफ के पास कोई ये रास्ता नहीं रह जाएगा। आप जानते हैं कि विधायक दल की बैठक जो भारतीय जनता पार्टी की होती है, जहां पे सारे विधायकों को निमंत्रण होता है, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जिसको पिछले 2 वर्षों से कोई निमंत्रण नहीं है, वो अनिल शर्मा जी। जहां ऐसी स्थिति हो कि आप विधायक, अपने ही चुने हुए विधायक को बैठने के लिए कुर्सी ना दे सकें, पार्टी के अंदर स्थान ना दे सकें, पार्टी के कार्यक्रमों में निमंत्रण ना दे सकें, तो ये फिर भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि वो अनिल शर्मा जी को रखना चाहते हैं। एक पार्टी जो सुखराम जी की बेइज्जती करती है, एक अनिल जी की करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत जो हुआ उसके लिए राहुल गांधी जी ने खेद प्रकट किया। जब पंडित सुखराम जी उनके पास गए तो राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आपके साथ हमारे कोई ये पॉलिटिकल रिश्ते नहीं है, आपके साथ जो है पारिवारिक रिश्ते हैं।
पंडित सुखराम जी ने ना भारतीय जनता पार्टी की कभी मेंबरशिप ली, उसके समर्थन में जरूर प्रचार किया होगा, पर उन्होंने आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप नहीं ली। और पंडित सुखराम जी की अगर अनादर हुआ तो उसके लिए राहुल जी ने खेद प्रकट किया है, और उसी के कारणवश जो है हमने पार्टी के अंदर वापसी की है। नहीं, ऐसी क्या वजह है कि पंडित सुख जहाँ भी जाते हैं वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है या फिर जलील होना पड़ता उनको? देखिए पुरुषोत्तम भाई, आज तक राजनीति के अंदर हमने 1% का फायदा किसी भी सरकार से लिया हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप इसकी जांच कर सकते हैं। आज तक हमने 1% का किसी से फायदा नहीं लिया। अगर लड़ाई लड़ी है तो सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। रामस्वरूप शर्मा जी कहते हैं कि यहाँ पे तो कोई काम नहीं हुआ। ये पुल किसने बनाया? अनिल शर्मा जी ने बनाया। या फुटपाथ किसने बनाया? अनिल शर्मा जी ने बनाया। चौटा में बैठने का स्थान किसने बनाया? अनिल शर्मा जी ने बनाया। यहाँ पे जो स्कूल बाजार में बिल्डिंग बनी 5 करोड़ की, वो किसने बनाई? अनिल शर्मा जी ने बनाई। सदियाना में जो पंचायती राज का बना हो कि 5 करोड़ को किसने बनाया? अनिल शर्मा जी ने बनाया। 24 घंटे पानी शहर को किसने दिया? अनिल शर्मा जी ने दिया। इंदिरा मार्केट किसने बनाई? अनिल शर्मा जी ने बनाई। राम स्वरूप शर्मा जी से तो जोगिंदर नगर का जो फाटक है रेलवे का, वो भी उनसे नहीं बदला गया, तो और उनसे वो क्या उम्मीद करनी? नहीं, भाजपा का आरोप ये भी है ना कि ये इसी परिवार की वजह से सदर में जो है विकास रुक रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां जो है परिवार खुद खड़ा करता है। आप ये बताएं जो कि मंत्री जी को ही पद से इस्तीफा देना पड़ा। पुरुषोत्तम भाई, जो हेलीपैड बनाया इसमें किसकी विजन थी? अनिल शर्मा जी की विजन थी। इसका लाभ कौन उठा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं। आप ये बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का सदर चुनाव क्षेत्र में एक भी क्या योगदान है, वो आप मेरे को बताइए। क्या काम करके दिखाया है? हम तो चाहते हैं कि यहाँ पे काम हो। भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो इनका स्वागत है, मुख्यमंत्री काम करते हैं इसका स्वागत है। हम तो विपक्ष में रह के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे काम करते हैं, आप क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बना रहे हैं मंडी को? स्मार्ट सिटी बनाइए, नगर निगम को बनाना चाहते हैं। नगर निगम बनाइए। नगर निगम का भी हम स्वागत करते हैं, आप नगर निगम बनाइए, परंतु उसमें लोगों की जो है, उसमें लोगों का समर्थन लेके बनाइए, ग्रामीण लोगों का समर्थन लेके बनाइए। अभी पीछे हाल ही में अखबार में एक ऐड उन्होंने दी हुई है हमारी सुमन जी ने कि भाई मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि प्रयासों का। मैं जानना चाहता हूँ क्या प्रयास किए मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम बनाने के? यहाँ प्रशासन को ऐसी हिदायत दी गई थी कि लोगों को प्रेशराइज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे सबको साथ लेके चलिए। अगर लोगों की इच्छा है तो नगर निगम बनाइए, उसका हम स्वागत करते हैं। आप पहले घर की स्थिति बताओ। अभी तक तो 2-1 करो, अब ये 3-0 हुआ कि नहीं, नहीं हुआ? कल मोदी या शाह में से मना लेंगे अनिल शर्मा जी को, भाजपा में रहेंगे। देखिए ऐसा है, 2 साल इस बात को हो चुके हैं, ये कोई कल परसों की बात नहीं है। 2 साल इस बात को हो चुके हैं। जहां कांग्रेस पार्टी अनिल शर्मा जी का स्वागत कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी उनका अपमान कर रही है। पर हिल तो रही नहीं हो। और वो हिलने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अनिल शर्मा जी के लिए। अभी इन्होंने बोला अध्यक्ष ने कि हम तो कार्रवाई करेंगे, करिए कार्रवाई। आप तो 2 साल से बोल रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, करिए कार्रवाई। अनिल शर्मा जी ने मेरे चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जब मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव क्षेत्र में आए और उन्होंने हमारे घर में घुसकर अनिल शर्मा जी के अपमान किया, तो उन्होंने पलट जवाब दिया उसका। परंतु उन्होंने ना मेरे पक्ष में मत मांगे, ना उन्होंने राम स्वरूप शर्मा जी के पक्ष में मत मांगे। और आज जहां जिस आपको विधानसभा में इतनी बढ़ोतरी मिली हो, आज तक सदर चुनाव क्षेत्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 27,000 वोट पड़ गए हो। पहली बार हुआ। उसके बाद ये स्थिति है कि आज यहाँ पर काम जो है सारे ठप पड़े हुए और एक सजा दी जा रही है। 27,000 वोट देने के लिए सजा दी जा रही है। ये शुक्ला जी आए थे अभी, तो सादा तुम देंगे अनिल शर्मा जी? देखिए शुक्ला जी आए, उन्होंने पंडित सुखराम जी का मान सम्मान रखा। वो विद्या श्लोक जी के पास भी गए, राजा वीरभद्र सिंह जी के पास भी गए, वो पंडित सुखराम जी के पास भी आए। मेरे को खुशी है इस बात की कि जहां भारतीय जनता पार्टी में धूमल जी जैसे घाक को भी उन्होंने साइडलाइन कर रखा है, तो आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है पंडित सुखराम जी की
तपस्या को लोग याद रखते हैं, मान सम्मान देते हैं, आए तो स्वयं मिलने के लिए आए, इस बात की पर अनिल शर्मा जी मेरे को भी मिले प्रसन्नता शुक्ला है। जी से तो अनिल घर में शर्मा अंदर मिले, आपने फोटो नहीं डाले लेकिन घर में तो अंदर शुक्ला जी से तो मिले, वो आपके लोगों ने बताया। देखिए ऐसा है, विपक्ष और पक्ष सेंट्रल हॉल में भी पार्लियामेंट में मिलता है, बाहर में ये जो मुख्यमंत्री जी दावते देते हैं नहीं, तो खाने के धर्मशाला टेबल में, पर साथ थे तो ना। वहाँ पे विपक्ष एक स्वार्थ नाटी भी डालता है। नहीं नहीं वो तो, ठीक है, हाँ, आप इतना बात था कि खाने के टेबल पे साथ थे शुक्ला जी के। उसमें वो जरूर मिले होंगे, मगर उसमें कोई मेहमान घर में आता है तो उसमें कोई वो नहीं है। घर से निकाल थोड़ी देगा, हाँ, अनिल शर्मा जी को कांग्रेस वाले आ रहे हैं। वो तो मिलेंगे ही। और उसके लिए परसों उन्होंने मना किया ना, परसों जब हमने एक मिनट, परसों जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर हमने अपने सूत्रों से पता लगाया, कहते जी नहीं फोटो में नहीं डाला लेकिन अंदर बैठे। नहीं, उन्होंने एक बात और भी कही कि भाई सारे फैसले मेरे पिताजी और मेरा बेटा ही लेता है, मैं तो हाँ, देखिए ऐसा है, मेरा कोई कसूर नहीं है। ऐसा है, देखिए ये जरूर है कि पंडित सुखराम जी के मन में ये बात थी कि जिस पार्टी में मैं पूरी जिंदगी रहा हूँ, जिस पार्टी का मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में सच्चाई कर, मेरे अंतिम समय में मैं उस पार्टी में वापस जाना चाहता हूँ। हम जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हम बिन बुलावे नहीं आए। अमित शाह जी, नड्डा जी, धूमल जी, अनुराग जी सभी ने निमंत्रण दिया कि आप पार्टी के अंदर आए। उसके बाद आप पार्टी के अंदर आए तो आपको ये बोला जाता है कि आप तो पार्टी के हिस्सा ही नहीं है, आपकी तो मेंबरशिप ही नहीं है। ये सब मेरी स्टेटमेंट नहीं है, सतपाल सत्ती जी की स्टेटमेंट है कि पंडित सुखराम जी और आश्रय शर्मा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब तो ये है कि आप किसी को आमंत्रित करते हैं आने के लिए, उसके बाद उनको ये बेइज्जती करते हैं। आप हमारी बेइज्जती छोड़िए, आपने जो करनी थी की, मगर सदर चुनाव क्षेत्र के लोगों का क्या है इसमें दोष है, आगे बताइए। उन्होंने तो इनको मत भी दिए, विधानसभा के चुनाव में भी दिए, लोकसभा के चुनाव में भी दिए। मैं आज सिर्फ ये बात करने के लिए आया हूं कि यहाँ पे महेंद्र सिंह जी ने और रामस्वरूप जी ने बड़ी बड़ी डिंगिया कसी थी कि मैं यहाँ पे हम सदर चुनाव क्षेत्र में जो है विधायक के रूप में काम करेंगे। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि दोनों कहाँ हैं, यहाँ पे आए